अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज हम बोइंग कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि बोइंग कंपनी की हिस्ट्री क्या है। इन्होंने बहुत से बड़े जहाज़ बनाए हैं। 777 बनाया है, 777X, 747, 737, 707 और लेटेस्ट जहाज़ जो है इन्होंने बनाए हैं। बहुत से लेटेस्ट जहाज़ बनाए हैं। तो ये चीज़ है। तो इन्होंने ये पहले राइट ब्रदर्स ने जहाज़ बनाया, और जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए। हिंदी देखें, जो लैंडिंग गियर भी है इनका छोटा सा आगे से। इसमें अब आजकल के जो जहाज़ है उनमें कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्या आज हम पढ़ेंगे कि बोइंग कंपनी जो है, जो आजकल इतने पॉपुलर है, इनकी हिस्ट्री क्या है कि कैसे इन्होंने मतलब ये बिल्डअप हुई है। इनके अभी 3 जो है इसकी मैं बनाऊंगा वीडियोस, तो ये पहली वीडियो है। तो कैसे ये बोइंग ने पूरी दुनिया में जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आए। 1903 में जो है ना, ये बोइंग कंपनी का जो है वो 1903 के अंदर सबसे पहले जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री बनाई। उन्होंने जहाज़ बनाया जो कि ये सामने आपके विंग्स भी हैं, एलिवेटर भी है, कंट्रोल सरफेसेस वगैरह इन्होंने बना दिए, रडर भी बनाया। जो कि मतलब सारा क्रेडिट इन राइट ब्रदर्स को जाता है कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की हैं। राइट फ्लायर्स इन्होंने 2-3 दफ़ा जहाज़ में तब जाके इनकी कामयाबी हुई। 1909 के अंदर फिर ये आए हैं विलियम एडवर्ड बोइंग। इन्होंने फिर जो है जो क्या नाम है 28 साल की उम्र में जहाज़ों की तरफ कोशिश की और पहला जहाज़ इन्होंने बनाया 1909 के अंदर, बहुत कम उम्र के अंदर। और इसी ने फिर आगे बोइंग कंपनी की जो है बुनियाद रखी। और उसको जो है वो उड़ने का, फ्लाइंग करने का और जहाज़ बनाने का बहुत शौक़ था। उसके बाद 1916 में उसने कंपनी बनाई, तो एक एरो प्रोडक्ट के नाम से कंपनी बनाई है। तो और उसी कंपनी को उसने एरोप्लेन की कंपनी के नाम से चेंज कर दिया 1916 के अंदर, आफ्टर 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर। तो इस तरीके से 1916 के बाद जो है 1917 में तकरीबन इसकी आ गई। उसी टाइम में इसने अपना एक पहला जहाज़ बनाया, BMW प्लेन। देखिए जो भी किया अपनी कंपनी के नाम पे बनाया, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो BMW। इसकी जो लेंथ थी वो 8.4 सेंटीमीटर, और जो है इसकी विंग स्पैन 15.9 मीटर। ये देखिए बहुत प्यारा जहाज़ इसने बनाया। इसके अंदर ये जो सामने जो है ना, ये विंग्स वो फ़ैन लगा होता है, बाकी प्रोपेलर और बाकी वो रडार, विंग और एलिवेटर, उसमें लिनन वायर और वुड के साथ उसने काम किए।
19 जून 1916 के अंदर उसने जो है ना वो फिर ये जहाज़ बनाया विलियम बॉइंग, और उसमें विलियम बॉइंग ने खुद सफ़र किया। द मेडन फ्लाइट विद हिज फर्स्ट एयरक्राफ्ट। इतना प्यारा जहाज़ है। इसको उसने कहा ब्लू बिल। इसमें 2 पैसेंजर बैठते थे और 75 मील्स के लिहाज से पर आवर के लिहाज से ये फ्लाई करता। लेकिन अभी तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो 500 600 700 माइल पर आवर की स्पीड होती है। जितनी भी आप बढ़ा रहे हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपको ऐसे ऐसे सारी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा इंशाल्लाह। इसके अंदर अभी फ़िलहाल तो मुझे लैंडिंग, और इसने 306 माइल्स का सफ़र तय किया। ट्राई करता हूँ ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। और इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर बैठते थे। मैं भी आपको नज़र आएगी। द सेकेंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन वाज मॉडल सी। इसके बाद जो दूसरा जहाज़ उसने बनाया वो मॉडल सी का बनाया। तो ये जो मॉडल सी जहाज़ है ना, यही सबसे ज़्यादा जो बेसिक बुनियाद बना है, जो आजकल जहाज़ है उसी की बुनियाद बनाए। और ये बहुत प्यारा जहाज़ इसने बनाया है, और इसने फाइनेंशियली इसको जो है ना काफ़ी प्रॉफिट दिया। ये कितना प्यारा जहाज़ बना। लेकिन उस टाइम पे वो ओवरऑल उससे पीछे ही जा रहा था, जो है ना अपना यूरोप से पीछे ही जा रहा था। तो इनको भी अब नंबर ऑफ़ मिलिट्री एयरप्लेन जो है बढ़ाने की ज़रूरत थी। इन्होंने एयरप्लेन बढ़ाने थे, लेकिन अभी इनको जो है ना वो टाइम नहीं मिला इतना, तो वो अपना जहाज़ जो है वो बढ़ा सकें। सॉरी। ये देखें, जर्मनी ने 1000 जहाज़ बनाए, फ्रांस ने 1400, और ब्रिटेन ने 400 जहाज़ बना दिए थे तब तक। मैं सोचूं थोड़ा आप लोगों के लिए सही से कर दूँ, ये मेरा हाथ थक जाता। थोड़ा सा नीचा करना है। यूनाइटेड स्टेट ने जब तक सिर्फ 23 जहाज़ बनाए, तो यूनाइटेड स्टेट को फिर उन्होंने फिर बोइंग कंपनी को कहा कि भाई तुम भी जो है ना कम से कम 50 जहाज़ रेडी करो। तो फिर इस तरह उन्होंने 50 जहाज़ों का जो है ना इनको ऑर्डर दिया। तो इस तरीके से बोइंग कंपनी और तरक्की करने लग पड़ी, और इसके एक जहाज़ की कीमत $1,16,000 थी, जो कि उस वक्त के लिहाज से थी। तो अब के लिहाज से तो सॉरी, के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो अब के लिहाज से तो अब $2 मिलियन बन जाती है कीमत जो है। तो जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो गई, ये देखें, तो मतलब एक फर्स्ट जंग अज़ीम में काफ़ी ये मुकाबलेबाजी थे। अब जब जंग ख़त्म हो गया, बनाने के इन जहाज़ों का क्या करें भाई, इतने जहाज़ हो गए, इतने कैप्टन रेडी हो गए। तो उसके बाद इन्होंने फिर सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि हम इनको कमर्शियल जहाज़ों में कन्वर्ट करते हैं। हाँ देखा ना, ये मॉडल सी का नाम उन्होंने C-700 रख दिया। देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है ना, तो पहले कोई चीज़ गलत होती है, फिर ऐसा ऐसा ठीक होती है, फिर उसके अंदर आके इम्प्रूवमेंट होती है। एकदम से कोई चीज़ नहीं बनती जब भी कोई इनोवेशंस होती है।
ये पहला जहाज़ था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, सबसे पहला जहाज़। ये कहाँ से, वैनकूवर से टू सिटल के लिए उड़ा, ये वाला जो जहाज़ था ना, C700। तो 1919 के अंदर B1 एरोप्लेन बनाया इन्होंने। ये सारा हम बोइंग का बता रहे हैं, US मेल। तो इन्होंने ये मेल के लिए भी इस्तेमाल किए जहाज़। पहला कमर्शियल जहाज़ इन्होंने ये बनाया। मैंने कहा कि यार अब तो जंग हो नहीं रही, तो अब क्या करें, तो इससे अच्छा कमर्शियली कुछ पैसा कमाएं। तो इसने पहली फ़्लाइट की। इसमें एक कैप्टन और 2 पैसेंजर बैठ सकते थे। इन 3 बंदे बैठ सकते थे। इंजन ये ऊपर है। ये मेल और कार्गो के लिए यूज़ होता था। B1 एक मॉडल सिर्फ बना। ये देखिए इंजन ऊपर लगा हुआ है, मोटर वो घूम रही है आगे, फैन। ये मेल के लिए, ये कमर्शियल जो होते हैं ना, मेल के लिए अलग जहाज़ बनते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग बनते हैं, जो कमर्शियल और कार्गो के लिए अलग बनते हैं। इसने 3,50,000 माइल का जो है ना सफ़र तय किया। ये देखिए कैसे बेसिक, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह जहाज़ का वजूद आया, कैसे लोगों ने सोचा। पहले इन्होंने लड़ाई के लिए यूज़ किया, फिर उन्होंने इसको मेल के लिए यूज़ किया। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये और भी ज़्यादा यूज़ करेंगे। सॉरी, गला भी ख़राब, खांसी है। नाइनटीन 23 बोइंग एंटर्ड इन कंपटीशन विद द कंपनी नेम कॉर्टिस के साथ ही कंपटीशन में आ गया। 1919 से यूँ समझो कि सही जहाज़ बनना शुरू हो गया। 1923 में कंपटीशन कर्टिस के साथ आ गया। कंपटीशन, वाह, कंपटीशन अच्छा होता है। इसके साथ में और ज़्यादा जो है ना ज़रा जिम्मेदारी आ जाती है। यूनाइटेड स्टेट के लिए आर्मी का जहाज़ बनाने के लिए कर्टिस भी था और बोइंग, 2 कंपटीशन शुरू हो गया। एंड में दोनों ही डिज़ाइन पसंद आ गए। इसने PW9 बनाया जहाज़। £300 था, राइट हिस्पानो। ये देखो कितना प्यारा जहाज़ है। लैंडिंग गियर, नोज़ लैंडिंग गियर आगे बना हुआ है। पीछे कोई शायद होंगे टायर वगैरह। विंग्स बने हुए हैं, पीछे रडार है। ये खड़ा सा जो है ना, ये वाला, ये रडार है ये। और ये एलिवेटर, ये विंग्स हैं। ये यहाँ एलिरोन होता है, यहाँ पीछे की साइड पे। वाह क्या बात है, इतना प्यारा जहाज़। PW9 फाइटर्स बनाया, ठीक है। PW9 300 HP इंजन था, हिस्पैनो। इंजन जो है ना इसका, ये कहीं आगे यहाँ कहीं लगा होता है। ये विकीपीडिया से आपको डिटेल भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इंजन जो था 435 का वजन। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा है जहाज़ है। तो चूँकि इंजन के लिए हॉर्स पावर इंजन दूसरा चाहिए था, तो फिर उन्होंने किया, चेंज किया। ये उस टाइम का सबसे 6F11 सबसे जो तेज़ जहाज़ था ना, ये वो था सबसे तेज़ जहाज़। और ये 159 माइल पर, पहले कितना आपने देखा पड़ा था, पहले
75 माइल पर आवर था, ये 159 माइल पर आवर। कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा है जहाज। देखो लोग कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, देखने में छोटा लग रहा था। उसको डिज़ाइन किया गया है, विंग्स भी बड़े हैं इसके। फास्टेस्ट उस टाइम का ये फास्टेस्ट जहाज़ था जो बिल्ड किया गया था। क्यों फास्टेस्ट? पहले 75 माइल पर आवर थी, इसकी स्पीड 159 माइल पर आवर, और यानी ये 256 किलोमीटर पर आवर। वाह भाई वाह। हमारी गाड़ी कितनी होती है? 150 160 किलोमीटर पर आवर चलती है। जहाज़ तो फिर जहाज़ है ना। 157 P9 मॉडल बिल्ड। अच्छा, फिर ये PW9 मॉडल वर बिल्ड। मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ें फिर दोबारा देखूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे तेरी याद जैसे जान मेरी जाती है, दिल मेरा धड़क जाता है, मिलने को करता है। गाने भी सुने साथ साथ। ठीक है, नॉलेज का मतलब ये तो नहीं है ना कि बंदा बस ये अच्छा, ये जो जहाज़ था ये PW9 था। ये आप लोगों ने देखा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलनी, ठीक है? मिल तो जाएंगी लेकिन समझाएगा कोई नहीं है मेरी तरह आपको। PW 300 हॉर्स पावर थी, इसको कवर करने के लिए ना फिर 435 का पहले इंजन, जहाज़ छोटा था, फिर इसके लिए जब 435 हॉर्स पावर वाला इंजन लगाया तो फिर बड़ा हो गया। ये देखिए, अच्छा लैंडिंग गियर देखे कैसे हैं, वाह। इंजन देखो, वाह कितना बड़ा प्यारा है। विंडोज़ भी बनी हुई हैं, डोर्स भी हैं। दिखा रहा हूँ, क्या बात है भाई। इसको हैंगर के अंदर करते हैं। अच्छा, ये सब हैंगर होता है। ये नीचे जो जनरेटर लगे हुए मेरे ख्याल है, ये उड़ा है फास्टेस्ट से। ये PW9 ही है ये। मैं ये देख रहा था कौन सा, ये 6F12 लिखा हुआ, लेकिन अभी कैप्टन ही बैठा हुआ अभी तो नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें जो हमने दिखाया था ज़्यादा तस्वीरें थी, ज़्यादा बंदे बैठते थे। जो हैंगर में खड़ा था जहाज़ में 157 PW9 मॉडल और ये तो ये हम C700 के बाद ये PW9 वाला जहाज़ देख रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या बात है भाई। देखो इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो बात हुई है ना, वो स्पीड, इन्होंने आपने गौर की कि स्पीड बढ़ गई, 159 की स्पीड आ गई। ये PW9 जब आया ना, ये इतने तहलका मचा दिया, मतलब उस टाइम पे जब आया इसने तहलका, जितनी स्पीड थी, क्योंकि उस टाइम स्पीड भी चाहिए थी जगह। उसके बाद वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। P2 इस PW9 के बाद पूरी दुनिया में जो है ना बोइंग की पब्लिसिटी होगी कि हमें भी इतने ही तेज़ जहाज़ चाहिए। तेज़ जहाज़ हो तो फ़ायदा है ना, अब स्लो स्लो थका हुआ जहाज़ हो तो क्या फ़ायदा। और नेक्स्ट 10 सालों के लिए जो ये P9 जहाज़ आ गया मार्केट के अंदर, स्पीड की वजह से। जंगों में तेज़ जहाज़ है ना, और इस तरह बहुत से जहाज़ जो है वो बनाए गए। P12 भी, F2 भी, लेकिन जो मेन जो टेक्निक वही है, अब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें।
फिर ये जो आया P12 आ गया, सी हॉक्स। में 40 मेल पे प्लेन, देखिए ज़रूरत इंसान को होती है तो फिर इंसान चेंज करता है ना। इसके अंदर इन्होंने फिर ये पोस्ट ऑफिस के लिए एक जहाज़ बनाया 1925 के अंदर। अब जहाज़ बन ही गया तो और काम भी लें इससे फिर कि ये तो थोड़ी कि बस जंगों के लिए, जंगों से ज़रा फारग हुए। एयर को DH4, उस टाइम पे एयर को DH4 था, ठीक है। हाँ हाँ, कितना प्यारा है। लेकिन सॉरी, ये जहाज़ है 40, मॉडल 40 बिकम द फर्स्ट, ये जिसने पैसेंजर को कैरी करना शुरू किया। इसके अंदर 2 पैसेंजर बैठ सकते थे। फर्स्ट टाइम जो पैसेंजर्स के लिए मॉडल 40 आया। और इसके अंदर मेल के लिए भी उन्होंने जगह रखी कि मेल्स वगैरह जो रखते हैं ना, अब आजकल तो ईमेल कर देते हैं, अभी ईमेल भी कोई नहीं करता तो व्हाट्सअप करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब रेवोल्यूशंस आई हैं 1925 से लेकर 1932 तक। अब ये यहाँ तक जब पहुँच गए ना हम, 25 तक ये मैंने बताया कि ये मेल्स वगैरह बनने शुरू हो गए। यानी ये फिर PW और फिर ये मॉडल 40 आया। जिस तरह की जो है ना रेवोल्यूशंस आती रही हैं, उसके बाद 77 जहाज़ बने इस तरह के, जो मैंने मेल और पीछे 2 आगे 2 साथ में पैसेंजर्स बैठ सकते थे। 1928 में बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एयरलाइन डिज़ाइन आ गया। फिर ये आई, वाह, ये आया है सही, चीता आया, चीता पैसेंजर के लिए। मतलब उन्होंने सोचा कि अब जो है ना पैसेंजर्स का भी ख्याल कर लें। पहले को तो मार धाड़ बहुत कर ली है, अब पैसेंजर्स का जितना प्यार मोहब्बत से चलो, लड़ाइयाँ झगड़ों में कुछ भी नहीं रखा होता। देखा मॉडल 80, इसके अंदर कितने आए, 12 मुसाफिर आ गए, वाह। ये शहज़ादा उड़ा है फिर। एंड वाज द फॉलोइंग बाय द लार्जर मॉडल 80A। ये मॉडल 80 आया। वो मॉडल 40 जो था उसके अंदर 2 पैसेंजर थे। तुमसे बना, कितना प्यारा। लैंडिंग गियर भी है, नोज़ लैंडिंग गियर भी है। 80 मॉडल है और 12 पैसेंजर इसके अंदर। पहले कितने आते थे, 2 आते थे। वो नोज़ लैंडिंग गियर भी है, सामने भी और पीछे भी है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, तो 1 मिनट रुकेंगे कि ये अभी आजकल जो लैंडिंग गियर है, नोज़ लैंडिंग गियर छोटा होता है, मेन लैंडिंग गियर पीछे वाले गियर बड़े होते हैं, लोड ज़्यादा पीछे आता है। पुराने जो जहाज़ हैं इसमें मेन नोज़ लैंडिंग गियर बड़ा दिखा है जो आगे होते हैं ना उसके ऊपर, जो क्योंकि लैंडिंग तो पीछे पिछले वाले टायरों पे होती हैं, और मेन लैंडिंग गियर बड़ा होता है, तो पीछे वाला में, पुरानों वाला में छोटा दिखा है। तो ये एक डिफरेंस है पुराने जहाज़ों में, नया फिर इसको चेंज किया गया है, ठीक है, ये चेंज है। तो टेल वगैरह है, टेल्स आप जैसे मर्ज़ी बना लें। एक ये रडर है, एक सीधी वाली, ये जो है ये रडर है, ये रडर है, ये इसकी ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है, वर्टिकल स्टेबलाइज़र है,
इसके पीछे रडर होता है और ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र के पीछे एलिवेटर होता है, राइट लेफ्ट दोनों। और यहाँ पे एलिरोन होता है, ये राइट विंग और लेफ्ट विंग, इधर होता है एलिवेटर, एक इधर होता है एलिरोन। ये एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ये रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो रडर है ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है, टर्निंग के लिए होता है, योइंग के लिए। और ये जो एलिवेटर होता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र के पीछे, ये ऐसे ऐसे होता है, तो इसकी ये पिच अप पिच डाउन के लिए होता है। ये एलिवेटर जो पीछे ये एलिवेटर, ये रडर, रडर इसके पीछे होता है, एलिवेटर इसके पीछे होता है, और एलिरॉन इधर होता है। ये मेन 3 सरफेस। और इंजन इसका यहाँ पे आगे दिया हुआ है, इसकी मदद से ये प्रोपेलर की मदद से ये जहाज़ उड़ता है। तो ये है सारा। प्रैट विटनी इंजन था। प्रैट विटनी इंजन ये बहुत ज़बरदस्त इंजन, उस वक्त के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त इंजन है, ठीक है। अच्छा, ये 460 माइल इसकी रेंज और 138 तक मतलब माइल पर आवर स्पीड इसकी चलेगी, मतलब स्पीड इसकी काफ़ी बढ़ गई। A nurse convinced बोइंग में मैनेजर दैट, एक नर्स आ गई, उसने बोइंग के मैनेजर को बताया कि भाई इसमें अब लड़कियां भी फ्लैट में जानी चाहिए, तो ताकि कोई अगर परेशान हो, कोई पेशेंट हो, तो उनका भी तो ख्याल रखना है। तो दिस लेड टू अनमैरिड नर्सेज सर्विंग अबाउट, इसके लिए फिर अनमैरिड लड़कियां जो है, नर्सें जो हैं, वो मॉडर्निटी के लिए मखसूस की गई। तो यूं लड़कियों का भी वजूद आ गया जहाज़ों में। द फर्स्ट फीमेल फ़्लाइट अटेंडेंट, 2 लड़कियां भी आई, कैप्टन हो गया, 2 लड़कियां आ गई जिन्होंने लुक आफ्टर करना था ना। तो ये फर्स्ट फीमेल इस तरह इंटर हुई जहाज़ों में, इस टाइम पे आई हैं। 1930 बोइंग मेडा, उस टाइम 1930 में बोइंग ने रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में डाल दी, कर दिया। मोनोमेल, तो इन्होंने इट में ट्रेडिशनल, अच्छा ये आया, उसने फिर दोबारा डबल विंग्स इन्होंने बनाए, एक ऊपर एक नीचे। आजकल तो सिंगल विंग है ना। द लोअर ऑल मेटल विंग, ज़रा देखें क्या कहानी है। द लोअर ऑल मेटल विंग्स एंड रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। अच्छा, पहले तो लैंडिंग गियर तो इतना ख़ास था भी नहीं, इसमें लोअर ऑल मेटल विंग, एक तो ये कह रहे हैं कि 2 तरह के विंग्स बना दिए थे ना इन्होंने। तो इसमें इन्होंने जो नीचे वाला विंग है वो मेटल का बनाया है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग लाते ना, एकदम से तो सारी चेंजिंग नहीं आते। वो जो लैंडिंग गियर इन्होंने बनाया वो रिट्रैक्टेबल बनाया है। जो ये जो हम बनाते हैं ना मेन लैंडिंग गियर, वो यही है। ये जो है ये नोज़ नहीं है, ये मेन ही बनाया है। जो ये बेली के पास चला जाए ना, समझो ये मेन होता है, और अगर नोज़ के पास हो तो फिर नोज़ होता है। तो चूँकि इन्होंने आगे बड़ा बनाया तो ज़रा बेली का लोड भी सारा इसी के ऊपर आ रहा है, जो इसका जो होता है ना फ्यूज़लाज का। बहरहाल इट्स ओके। रिट्रैक्टेबल है, रिट्रैक्टेबल का मतलब ये होता है कि ये जब एयरक्राफ्ट फ़्लाइट में होता है ना, तो उस टाइम पे इसको बटन दबाते हैं तो ये लैंडिंग गियर ऊपर चला जाता है, ताकि इससे क्या होता है ड्रैग पैदा होता है। अगर ड्यूरिंग फ़्लाइट में हो तो ड्रैग होगा, तो वैसे अगर ये एक्सटेंड होगा तो ड्रैग पैदा होता है, इसकी वजह से जहाज़ की स्पीड स्लो हो जाती है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकता। तो इसको जब आप रिट्रैक्ट कर दोगे तो इस तरह जहाज़ की स्पीड और अच्छी हो जाती है और ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकता है। तो देखें ये न्यू चेंजिंग आ रही है ना, तो ये इसकी जो है नई चेंजिंग ये आ रही है, ठीक है। रिट्रैक्टेबल इंजन बन गया।
वेरी एरोडायनामिक। इससे क्या हो गया कि इस जहाज की हाइट भी ज़्यादा बढ़ गई ना, इससे फिर ड्रैग्स कम पैदा होता है जब लैंडिंग गियर, और मेटल की वजह से भी इसका हो गया। मोनोमेल लेड द फाउंडेशन फॉर, ये बहुत ज़बरदस्त जहाज़ बनाया इन्होंने, क्योंकि एक तो पहले लकड़ी का था ना, तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह किया। आगे का ये देखें, इससे ये जो आवाज़ आती है ना, इससे लिफ्ट ज़्यादा बढ़ती है। द बोइंग YB9 वाज एन एनलार्ज्ड अल्ट्रेशन ऑफ द मोनोमेल। ये जो ये जहाज़ आ गया ना, ये ना मोनोमेल का चेंज किया। अच्छा, ये आगे जो ऊपर है ना इसके, ये पता नहीं कैमरा लगा हुआ कि क्या है आगे फ्रंट साइड पे। वैसे तो इधर एक वो था ना, प्रोपेलर साइड में दिया उन्होंने इंजन के आगे। यहाँ पे ये होते हैं ट्रू एयर टेम्परेचर, तो डिफरेंट सेंसर्स लगे होते हैं। तो मैं पहले समझा कि शायद कोई इन्होंने सामने कबूतर बिठा के रखा हुआ है। बाद में पता चला कि ये तो कोई और सेंसर ही लगा हुआ है। तो ये इन्होंने मोनोमेल जो जहाज़ था उसको फिर वेरिएशंस करके, ये हम पढ़े हैं बोइंग एयरक्राफ्ट की हिस्ट्री। तो ये सारी चेंजिंग जो है ना, ये फिर होती गई आहिस्ता आहिस्ता। ये 1930 से बाद बात चली गई, ठीक है। YB9 वाज एंड अब ये उसमें मोनोमेल के ना थोड़ी चेंजिंग करके वाज अ मैसिव एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन ऑफ 76 फीट तक का जो है ना वो इन्होंने बनाया। स्पैन, विंग स्पैन, ये दोनों विंग्स के दरमियान जो लाइन लगा लो ना, तो उसको विंग स्पैन बोलते हैं। जितनी ज़्यादा से, और जो 380 है, इसका कितना विंग स्पैन है पता है आपको? इसका तकरीबन 80 मीटर तक है। 80 मीटर, यानी इसको अगर समझो कि 160 240 मीटर फीट तक है। और ये कितना है, 70 रेंज में जो है ना, फीट के अंदर है ये, ठीक है ना। तो वो इससे भी कितना बड़ा है जो 380 का स्पैन। ये जो लाइन लगा लो ना, इधर से लेकर इधर तक लाइन लगाओ स्पैन की, इसको स्पैन कहते हैं। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये पूरी लाइन लगा लो ना, इसको स्पैन कहते हैं। और इसका और विंग का जो कॉर्ड होता है ना, वो जो बनते हैं उसको एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। मेटल मोनोप्लेन बनाया गया, ठीक है। ये जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये मेटल का जहाज़ बनाया गया। वाह कितना खूबसूरत है। एंड वाज द फर्स्ट ऑल मेटल मोनोप्लेन बॉम्बर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन फॉर US आर्मी। वाह, अच्छा ये जो है ना, ये इसके अंदर ये स्पैन कितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी लिफ्ट ज़्यादा अच्छी होती है, गिरेगा नहीं, तैरने में जैसे कहते हैं ना मदद मिलती है। साथ में इंजन, ये इधर इंजन लगे हुए हैं और ये प्रोपेलर की मदद से घूम रहे हैं, इंजन की मदद, जेट इंजन घुमा रहे हैं। ये एलिवेटर है, इधर पीछे एलिवेटर होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइज़र है, ये वर्टिकल स्टेबलाइज़र है, पीछे ये रडर होता है, ये एलिवेटर दोनों साइड पे होता है। रडर अपर रडर, लोअर रडर होता है। और ये मतलब किसी में एक होता है, किसी में दो होता है। ये एलिरोन, ये एलिरोन, और यहीं पे फ्लैप्स भी होते हैं, ठीक है। और दोनों साइड पे फ्लैप्स भी होते हैं। और ये फ्रंट पे स्लैट्स होते हैं, या ऊपर स्पॉइलर होते हैं यहाँ पे। तो ये इतना ज़बरदस्त मेटल जहाज़ बना ना, तो समझो कि ये वाले वो चीज़ बन गई एक तरह से, जो कि अब नए जहाज़ बन रहे हैं ना। लेकिन अभी जो एक चीज़ है सामने से शेप से नहीं बनी है ना नोज़ की, ये थोड़ा सा गोल सी शेप होती ताकि उसमें ड्रैग्स वगैरह ना हो। लेकिन ये देखो, ये चीज़ की है ना, स्मूथ बनाया है, ऐसे कर्व बनाया है। ये चीज़ जितनी होगी उतनी अच्छी लिफ्ट मिलेगी, फ्लाइट तेज़ चलेगी। ये इन्होंने शेप ऐसा तो सही कर दी। वन 86 माइल पर आवर, देखो स्पीड कितनी चलेगी। पहले 70 थी, 75, फिर 130 और 186 माइल पर आवर स्पीड। देखो जितनी चीज़ें सही करते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, लिफ्ट भी बढ़ेगी, और इसकी ऊंचाई ज़्यादा हाइट तक जा सकते हैं पर जहाज़। तो ये इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स वर मेड। और ये देखो कितना प्यारा फाइटिंग जहाज़ बन गया। इसके 7 यूनिट्स बनाए गए हैं।
इसके अंदर 2400 बम पौंड्स वज़न बम उठा के फेंक सकते थे। ये जो है ना, ये वो जहाज़ हैं जिन्होंने आगे बेड़ा गर्क किया है जापान का, नागासाकी का, और वो जो टोक्यो में जो बम गिराए हैं, 2 जो बम गिराए थे ना उन्होंने, वो इन्हीं जहाज़ों से गिरे हैं। अभी आके बताएंगे। 2400 पाउंड तक बम उठा सकते हैं, तबाही फेर सकते हैं। इन्होंने तो फिर सही तबाही फेरी है। देखो, फन फैक्ट, 1930 बोइंग माइट टुगेदर उन्हें सारी मेजर कंपनियां सब मर्ज होके बोइंग बन गई 1930 के अंदर। यूनाइटेड एयरलाइन, यूनाइटेड, उन्होंने यूनाइटेड बोइंग बना दी। पहले खाली बोइंग थी, फिर पैट एंड विटनी जो है वो इंजन बनाती थी, इंटन स्टैंडर्ड एंड मैनी अदर, तो इस तरह के। और इसमें आपको मैं बताऊं कि इसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। यूनाइटेड, इन सारी कंपनियां जो देखो, कोई टायर कोई बनाता है, इंजन कोई बनाता है, तो ये सारी कंपनियां होती है अलग अलग, तो ये सब मिल जाते हैं। सब ने मिल के फिर ये जहाज़ बनाते हैं, सब मर्ज हो गई उस दिन। ये बहुत ज़बरदस्त डिसीजन की है। यूनिटी में ताकत होती है ना। सिविलियन कार्गो, ये सिविलियन कार्गो है। कार्गो का जो होता है ना, बेली बड़ी होती है, नहीं पेट बड़ा होता है उसमें, यानी फ्यूजलाज के अंदर ज़्यादा सामान रखते हैं। जो बिग कार्गो जहाज़ होता है, मिलिट्री एविएशन के लिए भी यही है कि ज़्यादा सामान रखें। और इस पर इन्होंने फिर काफ़ी मोनोपोली भी की है। वो कंट्रोल हो जाता है ना, सारा सामान इधर उधर भारी सामान लाना ले जाना, जब फैसिलिटीज़ आ जाए फॉर रिलेटर। उसके बाद 1934 के अंदर एक्ट आ गया। कि सारी कंपनियों को मना कर दिया, फिर इन्होंने गवर्नमेंट के अंडर ले लिया ना सारा, फ्रॉम बोइंग अंडर द सेम कॉर्पोरेट अम्ब्रेला, मतलब उन्होंने कहा कि सब एक ही छतरी के नीचे आ जाओ। ज़्यादा फिर एक ही कंपनी चलाएगी, गवर्नमेंट चलाएगी, सो द कंपनी हैड टू स्प्लिट इनटू द स्मॉलर कंपनीज। और इस तरह पे कंपनियां जो हैं वो छोटी कंपनियों के अंदर तकसीम हो गई। और उसके बाद जो है इसको ने भी अपने शेयर बेच दिए बोइंग ने। और उसके बाद बोइंग कंपनी अलग हो गई। ये वाला जहाज़ आया, फाइटर एयरक्राफ्ट, इसने फिर और ज़्यादा वो एडवांस मोनोमेल्स के एडवांस के डिज़ाइन से इंस्पायर होकर बनाया गया। तो फिर सारे एक दूसरे को कॉपी करते हैं ना, फिर उसके ज़्यादा जब नया मॉडल आता है ना, तो उसमें थोड़ी सी इनोवेशंस करते हैं। ये पिछले वाले से 27 माइल पर आवर स्पीड ज़्यादा स्पीड थी इसकी। अब द विंग्स वर ब्रेस्ट, अच्छा इसके पे ब्रेस के जो है ना वो उन्होंने विंग्स बनाए। मेटल भी देखते हैं ना, हल्का वाला होगा तो ज़्यादा ऊंचाई पे जहाज़ जाएगा। इनकी फिर फ्लाइट पूरी यूएई में चलना शुरू हो गई, यूनाइटेड स्टेट में, सॉरी। वन 151 पी शूटर जहाज़ बने फिर। इन जहाज़ का नाम था पी शूटर्स, P-20।
1933 में फिर 247 मॉडल आया। इसमें रेवोल्यूशन लिख रहा है 33 में। ट्वेंटी आवर्स के अंदर इसने ना वर्ल्ड 7 स्टॉप के अंदर 20 घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर काटा। सॉरी, पूरी दुनिया का न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स का 20 आवर्स के अंदर 7 स्टॉप इसने लिए। इतने पहले से 7 घंटे कम ले लिए, यानी 20 घंटों में न्यूयॉर्क से वहाँ तक सफ़र किया इन्होंने। 2 पावरफुल 500 हॉर्स पावर की इंजन लगाया इसने। देखिए शेप भी प्यारी होगी ना वैसे तो। हर लोग इम्प्रूवमेंट की लिखते हैं, मेड द एयरप्लेन गो टू 200 माइल पर आवर, और स्पीड भी बढ़ गई। न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स के दरमियान में किया है। ये नया जहाज बने 247 मॉडल। सही है। ये पहला 247 मॉडल जहाज, पहला जहाज था दुनिया का मॉडर्न जहाज। इंजन देखें कैसे बन गया, बड़ा हो गया ना, अलग से किया, राइट और लेफ्ट में इंजन है। इसने 7 वो किए हैं, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स 20 घंटों में गया है। लेकिन देखिए ना, इंजन अलग से कर दी, 2 इंजन, राइट लेफ्ट। आगे ऊपर विंडोज में बंदा देख सकते हैं। आगे जो शेप है ना, वो एरोडोम की टाइप की शेप बना दी, गोल सी जो बन जाती ना शेप, एरोडोम कहते हैं उसको। ये देखिए गोल, आगे से गोल शेप बन गई है मैंने। पहले से 7 घंटे कम लिए, क्योंकि इसके साथ क्या ड्रैग फिर कम पैदा होगा, ये आगे तेज़ी से जाता है। आप देखें किश्ती में भी ऐसे होता है। 500 हॉर्स पावर इंजन, और ये विटनी के जो इंजन है ना, वो ज़बरदस्त इंजन है। आजकल तो रॉयल रॉयस चल रहे हैं और जी के 200 माइल पर आवर। 200 माइल पर आवर ये तकरीबन किलोमीटर में लगाए तो 300-400 किलोमीटर बन जाता है। The modern 247 in the age of speed lagging softly and comfortable for the air travel. यानी ये बहुत अच्छे जहाज थे, स्पीड भी अच्छी हो गई है। रिलायबिलिटी, सेफ्टी, कंफर्टेबिलिटी। 75 मॉडल बने इसके, 247 मॉडल के। 75 मॉडल्स बने। थ्री फॉर निक नेम क्लिपर,
यही वाह, नया जहाज़ आ गया, नया जहाज़ आ गया, जहाज़ 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 क्लिपर, वाह क्या बात। देखिए पिछले जहाज़ के 2 इंजन थे, इसके 4 इंजन हैं। फिर इसकी शेप आगे से कितनी प्यारी बनी है, विंग्स देखें कितने प्यारे हैं इसके। अच्छा इसके विंग्स डबल कर दिए इन्होंने, ठीक है। और जो 247 के तो डबल नहीं थे, सिंगल थे। न्यू न्यू चेंजिंग लाते ना, इनको भी मेरी तरह आदत है नई नई चेंजिंग करने की। 1913 ये जहाज़ जो था ये फिर अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के ऊपर के लिए उड़ने के लिए बनाया है। दोबारा देखें, ये देखें ना, ये 247 का एक 2 इंजन है और एक ही विंग है, 2 विंग नहीं है। जो इसके बाद वाला है ना, उसके 2 विंग्स हैं। 314 है क्लिपर, इसके 2 विंग्स है, 4 इंजन है। शेप भी प्यारी है। आगे देखिए फ्रंट पे भी विंडो होते हैं, साइड में भी होते हैं विंडो। आजकल के जो जहाज़ हैं उनमें भी है फ्रंट में, साइड में। और ये नीचे विंडोज़ बने हुए हैं, शायद पैसेंजर्स के लिए बने हुए हैं। 1938 में, वो 1933 में था ना, 38 47 में पाकिस्तान बना। देखिए क्या क्या हो रहा था, हम पैदा भी नहीं हुए तो उस टाइम। ये जहाज़ बनाया गया अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के ऊपर सफ़र करने के लिए। नहीं नहीं, ज़रा वो पहले से ज़्यादा फासला तय करना था। पिछले जहाज़ तो लॉस एंजल्स न्यूयॉर्क के बाद। मर जाएंगे कट जाएंगे, आज आप लोग की जान में नहीं छोड़ूंगा, पूरे कंप्लीट करवा के रहेंगे। भाई ये चीज़ें सीख लें। ये कूलेस्ट एयरप्लेन एवर, ठंडा एयरक्राफ्ट था ये, बड़ा एयरक्राफ्ट उस टाइम के लिहाज से। हाँ हाँ, कितना प्यारा जहाज़ है, कितना है। आई आई सड्डी गड्डी आई, हाँ मजा नहीं मजा। पानी में भी तैर रहे हैं। हाँ, ये क्लिपर चीज़ दिखती है। ये मैं बार बार आप लोगों को भी तकलीफ दे रहा हूँ। ये एक तो नीचे जो है ना इसकी, देखें नीचे इसके लैंडिंग गियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन नीचे से आप देखें बिल्कुल प्लेन है। ये वाह, ये चीज़ देखें, एक तो विंग्स 2 हैं, ऊपर भी नीचे भी है। और नीचे इन्होंने फिर डरते थे ना कि एक विंग के एक्सीडेंट ना हो जाए। ये शेप नीचे से ऐसे बनाए जैसे शिप होती है ना, ऐसे होती है। ये देखिए पानी के अंदर खड़ा है, ठीक है। यही पॉइंट मैं नोट कर रहा था कि ये क्या चक्कर क्या है, इनको क्या क्या जी। पानी में था, ओशियन के जो बहरी जहाज़ों से ज़्यादा कम टाइम लेता था, तो उसने बहुत से जहाज़ों की जगह संभाली। देखते हैं आगे। was a massive airplane of its time with a length of 106 फीट तक लेंथ थी। वाह क्या बात है। आजकल तो 73 मीटर, मतलब 200 तक जाती है। 200 से ऊपर फीट से लेंथ है आज इसकी, डबल। एयरक्राफ्ट वाज मेड फॉर 10 लग्जरी जहाज़ पे उन्होंने अपना बाद में पहना।
हाँ, इसके अंदर 40 बंक्स थे रात को सोने के लिए। देखो बड़ा जहाज़ है ना। अब ये पहले तो कहाँ थी थी क्लिपर क्लिपर 3 नंबर ऐसा अजीब से जहाज़ का नाम याद ही नहीं होता। एक 106 फीट। पैनम वो कंपनी थी जो कि मतलब लग्जरी के लिए जहाज़ बनाती थी। वीआईपी जैसे आजकल लेमोजीन होती है ना ज़मीन पर। एयर ट्रैवल हवाई जहाज़ थे जो बनाते थे, जो कि वो वाले थे। 40 बंक्स ओवर नाइट अकोमोडेशन। कितना प्यारा जहाज़ है। जिसके ड्रेसिंग रूम भी है। हाँ कितना प्यारा है। एंड डाइनिंग सैलून। वाह। लॉन्ज भी है। वो लॉन्ज उसमें भी है। ए डबल डेकर A380 में भी लॉन्ज है। आगे भी है पीछे भी है। वाह, इन्होंने तो मॉल बना दिया। इन्होंने अमीरों के लिए एक मॉल बना दिया था। ये क्लिपर यानी अमीरों के लिए मतलब ट्रैवल ऑप्शन फॉर अ सुपर रिच। अमीर ज़ादों के लिए क्लिपर बनाया। उसमें सारा माहौल बनाया इन्होंने। देख लो भाई, आप लोग भी देख लो। 675 की टिकट एक बंदे की होगी। $675 पैसा। न्यूयॉर्क टू साउथहम्पटन। $700 होगा। $13,000 जो डेली की एक सीट की। और अभी बाकी आजकल जो एयरलाइन है वो भी इतने ही कमा रही हैं। इससे भी महंगा $20,000 $50,000 की सीटें बेचती है। इवन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। ठीक है भाई, पैसा दो, सर्विस लो। पैसे की चमक देखी तो हैरान रह गया। $13,000 जो उस वक्त $675 थे। जैसे कि विंस्टन चर्चिल से मिलने गए। जब अमीर जाते हैं सारे प्रेसिडेंट तो जहाज़ों पे जाते हैं। उन्होंने सॉरी फ्लाइंग बोर्ड कहते हैं। रास्ते में उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन जहाज़ के ऊपर ही की। 1500 हॉर्स पावर इंजन। पहले कितना था? 500 हॉर्स पावर था, अब 1500 हो गई एक इंजन की पावर। उड़ेगा नहीं जहाज़, ऐसा ज़बरदस्त होगा। और उसमें कितने बंकर्स हैं। बंकर्स हो गए नहीं, पहले से पैसेंजर्स बढ़ना शुरू हो गए। टॉप स्पीड हो गई। और स्पीड इसकी 200 माइल पर आवर। 5200 माइल की रेंज थी इसकी। यानी 5200 माइल तक सफ़र कर सकता है। पहले 2000 था, फिर 3000। यानी इतनी बार स्टॉप करेगा फिर दोबारा उड़ेगा। और आजकल तो कितनी स्पीड है, कितना उनका माइल है, रेंज है, सोच है आपकी। ये जो है ना, ये रेंज पता होना बहुत ज़रूरी है। रेंज अगर होती है ना, हर जहाज़ की एक रेंज होती है। जैसे हम कहते हैं थक जाता है, या यूँ समझे कि उसको ऑयल वगैरह चेंज करने की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कंडीशन होती है, तो इसको ई टॉप्स भी कहते हैं। इनमें तो ई टॉप्स के ज़रिए से कुछ वे ऑफ कर दिए जाते हैं। तो उस सेफ्टी को देख के वो रेंज बनाई जाती है। ठीक है, रेंज कम ज़्यादा हो जाती है ई टॉप्स की मदद से। 777 380 ज़बरदस्त है इस मामले में। इनकी एकोमोडेशन का भी अरेंज था इस जहाज़ के अंदर।
अरे 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तकरीबन हमने इसको देख लिया। भाई आपकी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, काम करते रहेंगे। ये देखिए ना, सेलिब्रेट ऑन हिज वे फ्रॉम सेलिब्रेटिंग बर्थडे अब्रॉड द ह्यूज फ्लाइंग बोट। $1500 हॉर्स पावर हर इंजन की है। Possible to reach the speed of 199 miles per hour. $5200 माइल की इसकी जो है रेंज होती है। Sorry. क्रू ऑफ 10 एंड 74 पैसेंजर्स। इसके अंदर 10 पैसेंजर, 10 क्रू और 74 पैसेंजर आ सकते हैं। (1943) 1943 में इसका एक्सीडेंट हो गया था। A fatal accident happened in लैंडिंग का। लेकिन इसकी लैंडिंग गियर भी नहीं बनेगा ना, ये ज़रा 20 अनक्रू होते हैं 24 पैसेंजर और वो उसका जो है ना, लेकिन क्रू टायर नहीं है ना अभी, सिर्फ पानी में मुझे लगता है उतर सकता है, तो वो बस उतर गया होगा पानी में। 1943 में 1943 में इसका एक्सीडेंट हो गया था। A fatal accident happened in landing का। लेकिन इसकी लैंडिंग गियर भी नहीं बनेगा ना, ये ज़रा 21 पैसेंजर और वो उसका जो है ना, लेकिन टायर नहीं है ना अभी, सिर्फ पानी में मुझे लगता है उतर सकता है, तो वो बस उतर गया होगा पानी में।
इन जहाज़ों में फिर ये चीज़ें तो होती हैं ना, एक्सीडेंट तो होता है। टोटल 12 क्लिपर्स बने थे टोटल। कैलिफोर्निया क्लिपर। इसने 1 मिलियन माइल तय किया था, इतना सफ़र किया था कैलिफोर्निया क्लिपर ने। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपसे कि ना, ये बीच में ऐड भी आ जाते हैं। कर लो अभी, मुझे करना है। 1 मिलियन माइल्स तय किया था। उन्होंने सोचा है कि ना अभी हैवी बम्पर बना जाए, 5000 माइल की रेंज में जो है ना हैवी बम्पर बनाए जाए। तो विद व्हेन इट फर्स्ट फ्लू इन 1937। तो अब इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो मैं अभी बस ये चीज़ करूँगी, इस यहाँ तक अभी हम एक रोक देते हैं। तो ये चीज़ है कि बाकी ये मैं बताना था कि मैं 1000 माइल का इन्होंने जो बताया कि कवर की है। तो ये जब भी कोई जहाज़ उड़ता था तो इसके ये किलोमीटर और जो माइल्स हैं ना, ये नोट किए जाते हैं कि 1 मिलियन माइल हो गया, 2 मिलियन माइल हो गई। उसी के मुताबिक इनकी लाइफ होती है कि इतने माइल ये चलेगी, उसके बाद फिर जहाज़ को स्क्रैप कर दिया जाता है या उसको फिर ओवरऑल किया जाता है। सब डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं कंपनी की, या उसको बेच दिया जाता है। तो ये माइल जहाज़ की लाइफ भी होती है, चीज़ों की लाइफ भी होती है। तो ये माइल्स का जो है ना मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये कि इसमें भी उन्होंने माइल्स का बताया कि 1 मिलियन माइल इस जहाज़ ने, जो कैलिफोर्निया क्लिपर है, उसने तय किया था। तो ये चीज़ भी अब आप देख लें कि इस तरह सब जहाज़ों की जो है ना वो कितने फ्लाइंग आवर्स जो होते हैं वो नोट किए जाते हैं। इसके बाकायदा इंडिकेटर्स होते हैं। हर यही नहीं बल्कि हर कंपोनेंट जो इनका होता है उसके भी टाइम नोट किया जाता है। इसको रैक लाइफ भी कहते हैं, शेल्फ़ लाइफ भी कहते हैं। ऑन कंडीशन हार्ड टाइम होता है, एक ऑन कंडीशन होता है, और कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। यानी हार्ड टाइम भी होता है, यानी कितना टाइम है उसका चल सकती है। कुछ आइटम होते हैं जिनके टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, कुछ का कंडीशन दे के रिप्लेस किया जाता है। तो ये डिफरेंट ये जो चीज़ें होती है ना वो इसकी वो होती हैं। तो उसके मुताबिक ही ना मतलब ये किया जाता है। अभी तो मैं आप मुझे देख ही रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर मिलते हैं। ये वीडियो जो है इसके पार्ट 1 हमने अभी कवर किया बोइंग का। यूँ समझे कि इसके बेसिकली और भी पार्ट्स हैं। अभी इसके बाद सेकंड पार्ट इसका कवर करेंगे। अभी 1 घंटा पूरा हो गया तो मेरे ख़्याल में वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो अभी दूसरी वीडियो मैं लोड करता हूँ तो उसमें फिर आप बाकी ये बोइंग की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए कितनी चीज़ें आपने सीख ली हैं, ये बातें पता होनी चाहिए आपको। यानी कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाती है, मतलब उसके लिए बाकायदा
यानी पहले कोई चीज़ तरतीब होती है वो सही नहीं होती, रॉ मटेरियल होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इनोवेशंस आती हैं और ज़्यादा आती हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है ना रेडी हो जाती है। ठीक है, तो इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।